हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस चर्चा और कक्षा के माध्यम से हम भारतीय इतिहास के ही एक महत्वपूर्ण पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। और भारतीय इतिहास का जो महत्वपूर्ण पहलू होगा उसमें थोड़ा परिवर्तन हमें किया है। परिवर्तन का मतलब क्या होगा कि मामला आप चाहे हिस्ट्री का हो या मामला चाहे आप क्या हो इंडियन पॉलिटी का हो, आपके सामने जो भी टॉपिक जिस तरीके से आएंगे उसमें मैंने ये निर्णय लिया है कि जो मेरी इंडिविजुअल रिसर्च है, यानी कि जो भी तमाम प्रकार के टॉपिक्स आएंगे, तमाम प्रकार के टॉपिक्स के रिगार्डिंग जो मेरी इंडिविजुअल रिसर्च है, मैंने उन टॉपिक्स को किस बिहाफ पे कैलकुलेट किया है, समझा है, तो उस रिसर्च को अब मैं आपके सामने क्या आज से ही रखना प्रारंभ कर रहा हूँ। आने वाली कक्षाओं में आप लोग पाएंगे कि जो आपका नेम ऑफ द टॉपिक होगा, यानी कि टॉपिक का जो आपका नाम होगा वो थोड़ा क्या होगा, शॉकिंग आपके लिए हो सकता है, या आप इसको हिंदी में ऐसे कह सकते हैं कि विचित्र प्रकार का आपके लिए हो सकता है। लेकिन विश्वास मानिएगा कि रिसर्च भले ही मैं आपके सामने उसका जो प्रेजेंटेशन है वो करने जा रहा हूँ, लेकिन हमारा जो डिस्कशन होगा उसमें हम बने रहेंगे क्या, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, यानी कि हमें अपनी जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसको बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं चलना है। तो पहले हम विचार कर लेते हैं कि विचार करने का मतलब यहाँ पे क्या बनेगा कि विचार हमें इस बात को लेकर के करना है कि अगर हम भारतीय इतिहास के अंदर की कैलकुलेशन को आधार बना के चलें तो क्या कोई ऐसी संभावना व्यक्त की जा सकती है कि पुर्तगालियों तथा मराठाओं के बीच संबंध रहे। यानी कि पुर्तगालियों के पास भी एक ऐसी कैलकुलेशन है और मराठाओं के पास भी एक ऐसी कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन में ग्राउंड जो बनेगा आपको क्या बनेगा, कॉमन ग्राउंड बन के आता है। कुल मिलाकर हमें पहले विचार करना है और विचार इस बात को लेकर के चलना है कि पुर्तगालियों तथा मराठाओं के बीच समानताएं किस बात को लेकर के डिस्कस की जा सकती हैं। इसका बड़ा फायदा क्या होगा, बड़ा फायदा ये होगा कि एक तो जिस तरीके से परीक्षाओं का माहौल बदला हुआ है, तो परीक्षाओं के माहौल में अब जो आपकी मेजर नेसेसिटी बनी हुई है उसमें थोड़ा आपको साथियों कंपैरेटिव स्टडी करके चलना पड़ेगा, यानी कि तुलनात्मक अध्ययन आपको करके चलना पड़ेगा। एक तो कंपैरेटिव स्टडी करना आपके लिए अब आसान हो जाएगा, आप सीख करके चलेंगे कक्षाओं के माध्यम से। दूसरी बात एक है कि अगर कोई क्रांतिकारी सवाल आ जाए, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कोई रेवोल्यूशनरी नेचर का क्वेश्चन आ जाए तो वो क्या हो जाए, आपकी ग्रिप में रहे, उसको अटेम्प्ट करना, उसको कैलकुलेट करना काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो पहले इस बात को अपने माइंड में थोड़ा इस्टेब्लिश करके चलो, वाकई में हम ठीक व्यवहार कर रहे हैं, और ठीक व्यवहार हम इस बात को लेकर के कर रहे हैं कि पुर्तगालियों तथा मराठाओं के बीच एक प्रॉपर सिमिलैरिटी का ग्राउंड आपको मिलेगा, समानता का धरातल तो आपको मिलता है। और उस समानता के धरातल को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, विंडो कहाँ से ओपन होगी, मैंने देखो हमेशा आपको सिखाया है, सबसे पहले आप जब किसी भी टॉपिक को कैलकुलेट करने की बात करेंगे साथियों, तो आपको ये अब सीखना पड़ेगा कि फाइनली एक वेरी पॉजिटिव विंडो आप कैसे ओपन करके दिखाएंगे। तो जब विंडो ओपन करना आप सीख जाएंगे तो वहीं से आपका इंट्रोडक्शन भी हो जाता है, और वहीं से जो आपका फर्दर बिहेवियर है उसके रिगार्डिंग जो आपके पास है वेरी पॉजिटिव कैलकुलेशन आपके पास क्या है, अपने पास ही आती रहती हैं। तो मामला बनाएंगे कैसे, मामला ऐसे बनाएंगे, देखिए आइए ड्राफ्टिंग के माध्यम से समझते हैं कि उस विंडो को आप लोग कैसे ओपन करके चलोगे। सपोज दैट मैंने क्या कहा, मैंने आपसे क्या कहा कि एक और आपने क्या लिया, एक और आपने पुर्तगाली लिए, दैट मीन्स पोर्तुगीज आपने लिए, एक और आपने क्या लिए, पुर्तगाली लिए, दैट मीन्स आपने क्या लिए, पोर्तुगीज आपने लिए। और साथियों एक और आपने क्या लिए, मराठाज आपने लिए, क्योंकि इन दोनों के बीच ही हमको क्या करना है, एक कंपैरेटिव स्टडी हमको करना है। एक और आपने क्या ले लिए, मराठाज आपने ले लिए। अब देखो जब आप पुर्तगालियों को एक अरेंजमेंट देने की बात करोगे, इसको हम अरेंजमेंट कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, एक अरेंजमेंट कह सकते हैं। अगर आप यहाँ पर पुर्तगालियों को एक अरेंजमेंट देने की बात करोगे, और अरेंजमेंट किस रूप में आपके सामने आएगा, उसको कहा जाता है कार्टेज आर्मिडा काफिला, कार्टेज आर्मिडा काफिला सिस्टम। ओके, तो पुर्तगाली की ओर से आपको किसको आधार बनाना पड़ता है, कार्टेज आर्मेडा काफिला सिस्टम को आधार बनाना पड़ता है। इस पर कई बार हमने क्लास में विचार भी किया होगा, थोड़ा विचार आज भी करके चलेंगे। जो आपके मराठाज हैं, मराठाज की यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, मिलिट्री स्ट्रेंथ, यानी कि सैन्य ताकत,
सैन्य ताकत यानी कि मिलिट्री स्ट्रेंथ, सैन्य ताकत। तो अगर आप इन दोनों के बीच कोई प्रॉपर कंपैरिजन करके दिखाते हो, कोई प्रॉपर कंपैरेटिव स्टडी अगर आप लेकर के चलते हो, तो फिर आपके लिए बताना काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा, काफ़ी सुविधाजनक हो जाएगा कि पुर्तगालियों तथा मराठाओं के एक व्यवहार में पूरी पूरी समानता क्या है आपको नजर आती है। हमें विचार थोड़ा ये भी करके चलना है, कि कार्टेज आर्मेडा काफिला जो सिस्टम है ये पुर्तगालियों को किस प्रकार से एम्पावर्ड करके चलेगा, और जो मराठाओं की सैन्य ताकत है ये मराठाओं को किस प्रकार से एम्पावर्ड करके चलेगी। तो हमें हर एक पहलू को यहाँ पर बड़े प्यार से समझना पड़ेगा, तब जाकर के हम इस पूरी कहानी को वाइंड अप कर पाएंगे। तो मैंने एक विंडो ओपन करके तो आपको दिखा दिया है कि आखिर पुर्तगालियों की ओर से कंपैरिजन और मराठाओं की ओर से जो वैल्यू होगा वो कौन कौन सी वैल्यूज़ को आप उठाएंगे, और उन वैल्यूज़ के बीच में आपको क्या करके दिखाना पड़ेगा। एक तो लास्टमा अध्ययन आप कहेंगे हिंदी में, और इंग्लिश में आप क्या कहेंगे, एक कंपैरेटिव स्टडी कहेंगे। अब इनको आपको डिस्कस कैसे करना है, देखो जब आप इनको डिस्कस करने की बात करोगे तो इनका व्यवहार थोड़ा इंडिविजुअल आपको लेकर के आना पड़ेगा। तो पहले मराठाओं को कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा मराठास, आपने मराठास को कैलकुलेट किया तो आपने क्या दिखाया कि मराठास के पास क्या है, जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, मराठास के पास क्या है, जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है यानी कि जो सैन्य ताकत है वो क्या है, वेरी इफेक्टिव है। वो क्या है, वेरी इफेक्टिव है। वो क्या है, वेरी इफेक्टिव है। अब देखो वेरी इफेक्टिव होने का मतलब क्या हुआ, वेरी इफेक्टिव होने का मतलब ये हुआ कि जब आप मराठाओं को साउथ इंडिया के रिगार्डिंग कैलकुलेट करने की बात करोगे, जब आप मराठाओं को साउथ इंडिया के रिगार्डिंग कैलकुलेट करने की बात करोगे, यानी कि दक्षिण भारत के संदर्भ में अगर आप उनको कैलकुलेट करने की बात करोगे, तो अब आपके लिए ये कन्वीनियंट हो जाता है, आसान हो जाता है कि साउथ इंडिया में आपको क्या दिखाने हैं, आपको हिली एरिया दिखाने हैं, पहाड़ी क्षेत्र आपको दिखाने हैं। और पहाड़ी क्षेत्रों के साथ अगर आप जोड़ के चलते हैं मराठाओं की ओर से गुरिल्ला वार टेक्निक, मराठाओं की ओर से क्या जोड़ के चलते हैं, गुरिल्ला वार टेक्निक अगर आप जोड़ के चलते हैं, तो ये जो मैं सब कुछ चीज़ें जो आपके सामने एस्टेब्लिश कर रहा हूँ, असल में यही मराठाओं की सैन्य ताकत उस समय रही है। मराठाओं की सैन्य ताकत को अगर आपको पॉजिटिव वे में कभी भी डिस्कस करने का मौका मिले, या अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप ये बात मान के चलेंगे कि भाई मामला साउथ इंडिया की ओर हमें ज़्यादा कैलकुलेट करना है, यानी कि हिली एरियाज की ओर हमें ज़्यादा अपना फोकस बना के चलना है। और हिली एरियाज में आप लोग जानते हैं कि जो गुरिल्ला वार टेक्निक है ये मैदानी क्षेत्रों में कभी भी काम नहीं कर पाती है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छे से काम कर पाती है। याद करो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठाओं को जो अफगानों का उस समय सामना करना पड़ा तो बिल्कुल मैदानी क्षेत्र बना हुआ था, है ना। और आप ये पाते हैं कि मराठाज उसमें क्या हुए, अफगानों की ओर से उनको हार का सामना करना पड़ा। यानी कि जो अहमद शाह अब्दाली हैं, अहमद शाह अब्दाली ने डिफीट किसको किया, मराठाओं को किया। तो रीजन तो कई सारे रहे, लेकिन एक मेजर रीजन ये भी बताया जाता है कि मराठाओं को मैदानी क्षेत्र में जाकर के क्या है, एक बैटल करना पड़ा। ये मैदानी क्षेत्र में उतने कारगर नहीं माने गए हैं जितने पहाड़ी क्षेत्रों में कारगर माने गए, क्योंकि मराठाओं को जो प्रॉपर ज्योग्राफिकल रीजन है वो मॉडर्न महाराष्ट्र वाला बनता है। और मॉडर्न महाराष्ट्र से अगर आप साउथ वर्ड में चलने की कोशिश करोगे, दक्षिण की ओर अगर अपनी कैलकुलेशन स्थापित करने की कोशिश करोगे, तो तमाम क्या है, वो हिली एरियाज है, वो पहाड़ी क्षेत्र है। तो जब इन्होंने पहाड़ी क्षेत्र में गुरिल्ला वार टेक्निक का इस्तेमाल किया तो इनको जो अचीवमेंट्स मिले, बड़े अचीवमेंट्स मिले। और जब इनको क्या है, मैदानी क्षेत्रों में जाना पड़ा, तो उतना ही इनके सामने क्या आया, फेलियोर का इनको क्या है, सामना करना पड़ा। तो इस तरीके से आप कहेंगे कि मराठाओं के पास क्या है, उनकी एक मिलिट्री स्ट्रेंथ है, एक ताकत है। जैसे मैं कई बार ये भी कहता रहता हूं कि जब कभी मराठाओं की सैन्य ताकत को आपको दिखाना हो, तो एक तरीका तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं साथियों, एक तरीका ये भी हो सकता है, मराठाओं की सेना में जो घुड़सवार हैं, जितना कैलकुलेशन आप उन पर करेंगे उतनी अच्छे से आप इस बात को प्रमाणित कर पाएंगे कि मराठाओं की सैन्य ताकत वाकई में क्या है, इफेक्टिव है, प्रभावशाली है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है। ये सारी बातें आपको कहने का मौका क्या है, मिल जाता है। अब हम ये व्यवहार क्यों कर रहे हैं, हम ये व्यवहार साथियों इस नाते कर रहे हैं कि अगर आप मराठाओं के एक टेक्स्ट को विजिट करने की बात करेंगे, तो मराठाओं के जब आप एक टेक्स्ट को, हालांकि मैं इसको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, इसी यूट्यूब चैनल पे मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, लेकिन आज कैलकुलेशन क्या होगी, बिल्कुल डिफरेंट वे में जा रही है। तो मराठाओं का जो टैक्स है उसमें एक टैक्स आपको क्या मिलता है, चौथ। ये चौथ करके क्या है, एक टैक्स आपको मिलता है।
और चौथ वाला जो टैक्स है, यानी कि ये टैक्स जो आपका है, इस टैक्स का जो आपका कलेक्शन है, इस टैक्स का जो आपका साथियों कलेक्शन है, तो कलेक्शन की जो डिपेंडेंसी है वो किस पर बनी हुई है? कलेक्शन की जो डिपेंडेंसी है किस पर बनी हुई है? तो हम कहते हैं पड़ोसी राज्यों पर, यानी कि नेबरिंग। किस पर बनी हुई है? नेबरिंग स्टेट्स पर बनी हुई है, यानी कि पड़ोसी राज्यों पर बनी हुई है। यानी कि पड़ोसी राज्य जो हैं, मराठाओं के जो पड़ोसी राज्य हैं वो क्या हैं? उनके यहाँ जो भी आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा, उनके यहाँ पर जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा, इस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का आप कह पाएंगे कि 25% किसको देना पड़ेगा? मराठाओं को देना पड़ेगा। और जिस टैक्स के बिहाफ पे देना पड़ेगा उस टैक्स को आप क्या कहने की बात करेंगे? चौथ। तो एक बात देखो, विचार करो जरा कि ये तो इतिहास आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो टैक्स आपके सामने आता है मराठाओं की ओर से, तो इस टैक्स के बिहाफ पर हमको एक कहने का मौका मिल रहा है कि मराठाज इस टैक्स का जो कलेक्शन करते हैं वो अपने पड़ोसी राज्यों से करते हैं। भाई हमको विचार ये करना पड़ेगा, अगर मराठाओं के पास अपना कोई किंगडम है, अगर मराठाओं के पास अपना कोई साम्राज्य है, तो साथियों साम्राज्य इक्वल क्या हो गया? स्टेट। यानी कि मराठाओं के पास भी क्या है? राज्य जैसे एक व्यवस्था है। और यहां पर तो साफ साफ आपको कहा गया है कि पड़ोसी राज्य या जो आपके पड़ोसी भौगोलिक क्षेत्र हैं, तो पड़ोसी जो आपके भौगोलिक क्षेत्र हैं वो भी तो अपने आप में स्टेट हैं। यानी कि स्टेट होने के नाते इनकी भी तो अपनी क्या है? एक पॉलिटिकल इंडिविजुअलिटी है कि नहीं है? भाई स्टेट होने के नाते इनकी भी अपनी क्या बनेगी? एक पॉलिटिकल इंडिविजुअलिटी यहां पर बनेगी। तो मेरी समझ में ये यहां पर नहीं आ रहा है, जो हम विचार करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया मराठाज भी राज्य है, आप भी राज्य है, वो भी पॉलिटिकल पावर, आप भी पॉलिटिकल पावर, वो भी किसका सिंबल है? एक रीजनल पॉलिटिकल पावर का सिंबल है, आप भी किसका सिंबल है? एक रीजनल पॉलिटिकल पावर का सिंबल है। तो फिर आप टैक्स क्यों दे रहे हैं? विचार कर लो कि पड़ोसी राज्यों के सामने ऐसी कौन सी आफत आ गई है कि पड़ोसी राज्य जो हैं ये टैक्स देने के लिए राजी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पड़ोसी राज्य टैक्स देने के लिए राजी क्यों हो रहे हैं? ये ताकत यहीं से तो निकलेगी। यानी कि जो आपका मराठाओं की सैन्य ताकत है, मराठाज लगातार क्या है? अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल करेंगे, और सैन्य ताकत का इस्तेमाल करते हुए ये जो आपके नेबरिंग स्टेट हैं इनके सामने क्या पैदा करेंगे? इन्वायरमेंट ऑफ फियर, यानी कि भय का वातावरण। भय का क्या है? वातावरण, या डर का वातावरण क्या है? बनाएंगे। और कहेंगे कि देख लो हमारे पास जो सैन्य ताकत है वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, हम तो आप पर आक्रमण करेंगे। वो तो लगातार यही कह रहे हैं, कौन? मराठाज, कि जब हमको ये पता है कि हमारी जो सैन्य ताकत है वो बड़ी कमाल की है, कैलकुलेटिव है, इफेक्टिव है, सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो भाई हम तो आप पर आक्रमण करेंगे। और आप पर जब हम आक्रमण करेंगे तो सीधा हमारा मोटिव यह होगा कि हमारा जो एक रियल ज्योग्राफिकल रीजन है हम उसको क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे, विस्तारित रूप देने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक मौका आपको देते हैं। क्या कहा मैंने? लेकिन एक मौका आपको देते हैं, और मौका जो हम आपको देना चाहते हैं उसका मतलब यह होगा कि हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप इस बात को सुनिश्चित करवाना चाहते हैं कि हम आप अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल आपके खिलाफ ना करें, तो बदले में आपको क्या देना पड़ेगा? हमको टैक्स देना पड़ेगा। और वही टैक्स क्या बना? आपका एक चौथ के रूप में आपके सामने आता है। तो आप देख पा रहे हैं कि मराठाज अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल करेंगे, और सैन्य ताकत का इस्तेमाल करते हुए जिस टैक्स का कलेक्शन करते हैं, ये मराठाओं की इनकम का क्या बनेगा? ये मराठाओं की इनकम का क्या बनेगा? आप कह सकते हैं मेजर वन सोर्स बन जाएगा। कुछ आ रहा है समझ में? ऐसी सैन्य ताकत तो आपको इतिहास में खैर काफी लोगों के पास मिल जाती है, लेकिन जो कैलकुलेशन मराठाज ने अपनी सैन्य ताकत को आधार बनाते हुए किया है, ऐसी कैलकुलेशन संभवतः आपको और किसी भी पॉलिटिकल डायनेस्टी के अंतर्गत आपको नहीं मिलती है। तो यहां से कंक्लूजन हम निकाल रहे हैं। देखिए, वो लगातार अपनी सैन्य ताकत का प्रयोग करते रहेंगे और पड़ोसी राज्यों को भय दिखाते रहेंगे, उनके सामने डर का जो वातावरण है स्थापित करते रहेंगे, और कहते रहेंगे क्योंकि
हमारे पास एक बहुत ही उन्नत सैन्य व्यवस्था है और हम अपनी उन्नत सैन्य व्यवस्था का जो प्रयोग करेंगे वो आपके अगेंस्ट हम करके चलेंगे, है ना। अगर आप चाहते हैं कि हम आप पर आक्रमण ना करें तो बदले में आपको क्या देना पड़ेगा, हमको टैक्स पे करना पड़ेगा। और यही जो टैक्स है, इस टैक्स को आप कह सकते हैं कि ये टैक्स मराठाओं की इनकम का क्या बनेगा, मेजर वन रिसोर्स बनेगा, एक मुख्य क्या बन जाएगा, साधन बन जाएगा। तो एक लाइन में अगर आपको कंक्लूजन देना हो तो आप ये कह सकते हैं कि मराठाओं ने अपनी उन्नत सैन्य व्यवस्था का प्रयोग करते हुए जिस टैक्स का कलेक्शन किया वही टैक्स क्या बना, उनकी इनकम का एक मेजर वन क्या बन गया, सोर्स बन गया। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हमको क्या कैलकुलेट करने हैं, पोर्तुगीज। अब देखो, जब आप पोर्तुगीज को कैलकुलेट करने की बात करोगे, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन हम करके दिखाएंगे आपके सामने। पोर्तुगीज दैट मीन्स जब आप पुर्तगालियों को भारत में कैलकुलेट करने की बात करोगे तो सबसे पहले ये बनाना सीखो कि भारत की क्या रहेंगी, कुछ सामुद्रिक सीमाएं रहेंगी, दैट मीन्स ओशियन बाउंड्रीज रहेंगी। और भारत की जो सामुद्रिक सीमाएं रहेंगी यानी कि ओशियन बाउंड्रीज रहेंगी, एक तो आप क्या लेकर के चलेंगे, अरब सागर, दैट मीन्स क्या लेके चलेंगे, अरेबियन सी आप लेके चलेंगे। और यहाँ पर आप क्या लेके चलेंगे, हिंद महासागर, दैट मीन्स इंडियन ओशियन आप लोग यहाँ पर क्या है लेकर के चलते हैं। ठीक है, अब जो आपके पोर्तुगीज हैं, पोर्तुगीज के पास क्या है, पोर्तुगीज के पास क्या रहेगा, अगर आप उनकी कभी भी नवल स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने की बात करोगे, अगर आप उनके नवल स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने की बात करोगे, अगर आप उनकी नौसैनिक ताकत या शक्ति को कैलकुलेट करने की बात करोगे तो ये क्या रहेगी, वेरी इफेक्टिव रूप में आपको दिखाई पड़ेगी, वेरी इफेक्टिव आप इसको कहेंगे। और हम तो कई बार क्लासेस में कहते हुए रहते हैं कि वाकई में पुर्तगालियों की जो नौसेना है बड़ी कमाल की रही है, बस ये तब टूटी जब भारत में अंग्रेजों का फाइनली क्या हो गया, प्रवेश हो गया। और भारत में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को क्या है, उनकी जो नौसेना है उसको हराया। तो बाद में फिर आपको ये कहने का मौका मिल जाता है कि अगर नौसेना के आधार पर आपको यहाँ पर कोई कंपैरेटिव स्टडी करके चलनी पड़े, स्पेशली बिटवीन पोर्तुगीज एंड ब्रिटिशर्स, तो ये जो आपके ब्रिटिशर्स हैं ये अपनी नौसेना का इस्तेमाल करेंगे और पुर्तगालियों की नौसेना को हराएंगे। लेकिन जब तक अंग्रेजों की कैलकुलेशन नहीं आती है तब तक ये कहने का मौका हमको मिल जाता है कि पुर्तगालियों की जो नौसेना है ये भी क्या रही है, वेरी इफेक्टिव रही है। अब पुर्तगालियों ने कार्य क्या किया, पुर्तगालियों ने कार्य यह किया कि जो भारत की ओशियन बाउंड्रीज बनाई हैं आपने, तो पुर्तगालियों ने अपनी नौसैनिक शक्ति का प्रयोग करके ये जो भारत की सामुद्रिक सीमाएं हैं, इन सामुद्रिक सीमाओं में अपनी ट्रेडिंग पैरामाउंटेसी, दैट मीन्स अपनी व्यापारिक सर्वोच्चता क्या कर दी, स्थापित कर दी, यानी कि इस्टेब्लिश कर दी, स्थापित कर दी, यानी कि क्या कर दी, इस्टेब्लिश्ड कर दी, डन। और व्यापारिक सर्वोच्चता स्थापित करते हुए एक सिस्टम लेकर के आए या एक अरेंजमेंट लेकर के आए जिसको मैंने अभी अभी क्या कहा था, कार्टेज आर्मेडा काफिला सिस्टम। तो कई बार तो आपका ये क्वेश्चन भी पुटअप हो जाता है कि कार्टेज आर्मेडा काफिला सिस्टम को जो एडॉप्ट किया था वो कौन सा यूरोपियन ट्रेडिंग ग्रुप आपको मिलेगा। तो यहां पर आपका आंसर क्या होना चाहिए, पोर्तुगीज यानी कि पुर्तगाली आपका आंसर होना चाहिए। तो पुर्तगाली जब ट्रेडिंग पैरामाउंटेसी स्टैब्लिश कर लेते हैं और फाइनली फिर क्या आपके सामने रखते हैं, कार्टेज आर्मेडा काफिला सिस्टम को रखते हैं। तो ये जो आपका कार्टेज आर्मेडा काफिला सिस्टम है, इसमें जो कार्टेज है इसका मतलब होता है ट्रेडिंग परमिशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाता है ट्रेडिंग परमिशन, इसका मतलब क्या हो जाता है, ट्रेडिंग परमिशन। और जो काफिला है इसका मतलब क्या हो जाता है, सिंबल ऑफ प्रोटेक्शन। इसका मतलब क्या हो जाता है, सिंबल ऑफ प्रोटेक्शन, सिंबल ऑफ प्रोटेक्शन इसका मतलब हो जाएगा। यानी कि अब आपको यहां पर यह कहने का मौका मिल जाएगा कि अगर भारत की सामुद्रिक सीमा का पुर्तगालियों के अलावा अगर कोई व्यापारिक प्रयोग करना चाहता है तो उसको पुर्तगालियों की ट्रेडिंग पैरामाउंटेसी के साथ गुजरना पड़ेगा, कार्टेज आर्मेडा काफिला सिस्टम को अपनाना पड़ेगा। पहले पुर्तगालियों से कार्टेज प्राप्त करना होगा, कार्टेज का मतलब क्या होगा, ट्रेडिंग परमिशन लेंगे और बदले में पुर्तगालियों को क्या देंगे, मनी यानी कि पैसा देने की बात करेंगे।
और जब आपको कार्टेज के माध्यम से क्या मिल जाएगा, ट्रेडिंग परमिशन आपको मिल जाएगा, तो फिर आप पर क्या लागू हो जाएगा, काफिला। आप पर काफिला का मतलब क्या हो जाएगा, जैसा मैं हमेशा समझाता हूं कि एक शिप तो आप ये बना लो, और ये शिप किसका हो गया, ये शिप किसका हो गया, ये शिप उसका हो गया जिसने कार्टेज प्राप्त किया है। जिसने कार्टेज प्राप्त किया, आप इसको ए कह सकते हैं। मान लीजिए ए ने क्या है, कार्टेज प्राप्त किया है, तो इस ए के पानी के जहाज के साथ साथ क्या है, एक जहाज और आप चला के दिखाएंगे, और ये जो जहाज यहां पर चलेगा, ये जहाज किसका बन जाएगा, पोर्तुगीज का बन जाएगा। यानी कि पुर्तगाली क्या है, साथ ही साथ आपको सुरक्षा देने का कार्य भी कर रहे हैं। तो मामला ये बना कि इस कैलकुलेशन को समझने के बाद ये कहने का मौका मिल जाता है कि अगर कार्टेज आर्मेडा काफिला सिस्टम है, तो इसका मतलब क्या है कि रिगार्डिंग दिस जो आपके पोर्तुगीज हैं वो अपने नवल स्ट्रेंथ का यूज कर रहे हैं, और नवल स्ट्रेंथ का यूज करते हुए भारत की सामुद्रिक सीमाओं में अपनी व्यापारिक सर्वोच्चता, ट्रेडिंग पैरामाउंटेसी को क्या है, इस्टेब्लिश करने का कार्य कर रहे हैं। और ट्रेडिंग परमिशन जब देते हैं तो बदले में क्या लेते हैं, पैसा लेते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट भी क्या है, अगर इस अरेंजमेंट को आप पोर्तुगीज के साथ जोड़ने की बात करोगे, अगर आप पुर्तगालियों के साथ जोड़ने की बात करोगे, तो वो भी क्या बनेगा, उनकी इनकम का एक मेजर वन सोर्स बन जाएगा। ये भी क्या बनेगा, उनकी इनकम का एक मेजर वन सोर्स बन जाएगा। तो जो कार्य मराठाओं ने करके दिखाया अपनी उन्नत सैन्य व्यवस्था के बल पर, वही कार्य भारत में पुर्तगालियों ने करके दिखाया अपनी उन्नत नौसैनिक शक्ति के बल पर। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर इस हिसाब से एक कंपैरेटिव स्टडी की जाए, स्पेशली बिटवीन पोर्तुगीज एंड आपके क्या रहेंगे मराठाज, तो यहां पर एक समानता बनकर आ रही है। और इस समानता के आलोक में हमने फैक्चुअल जानकारी जो जुड़नी चाहिए यहां पर, हम उसको जोड़कर भी चले हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो कार्टेज आर्मेडा काफिला सिस्टम है, इसमें पुर्तगाली किस व्यापारिक वर्ग को व्यापारिक अनुमति नहीं देंगे। तो पुर्तगाली किस व्यापारिक वर्ग को व्यापारिक अनुमति नहीं देंगे, तो वो जो आपके स्पेसिफिक ट्रेडिंग ग्रुप्स बनेंगे, डचों को नहीं देंगे, अंग्रेजों को नहीं देंगे, डेन्स को नहीं देंगे, राइट, और फ्रांसीसियों को नहीं देंगे। क्योंकि उनको क्यों नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप डचों की बात करोगे, डेन्स की बात करोगे, अंग्रेजों की बात करोगे, या फ्रांसीसियों की आप बात करोगे, तो ये सारे जो आपके यूरोपियन ट्रेडिंग ग्रुप्स हैं, ये भारत में पुर्तगालियों के क्या हैं, मेन कॉम्पिटिटर्स बन के काम करेंगे। तो इस नाते इनको कभी भी व्यापारिक अनुमति नहीं मिलेगी, स्पेशली अंडर द लाइट ऑफ कार्टेज आर्मेडा काफिला सिस्टम। जो अदर आपके ट्रेडिंग ग्रुप्स होंगे, उनमें आपको इंडियंस को ज्यादा प्रमोट करके चलना है, कि जो भारत के जो व्यापारिक वर्ग हैं उनको ज्यादा आप यहां पे क्या है, जोड़ करके चलेंगे। तो ये एक कंपैरिजन हमने कर लिया है, इसमें हमने मराठाओं को भी जोड़ लिया है, और इसमें हमने क्या है, पोर्तुगीज को भी हम जोड़ के चले हैं। और ये बातें हमने प्रमाणित कर ली हैं कि वाकई में ही अगर इनके एक व्यवहार को आमने सामने रख करके अगर आप प्रॉपर्ली डिस्कस करने की बात करोगे, तो एक सिमिलरिटी आपको नजर आती है, एक समानता आपको नजर आती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा के माध्यम से आपने काफ़ी गहराई में जाकर के अपने आप को जागरूक किया होगा, आपको कंपैरिजन करना भी आ गया होगा, और आपके पास एक न्यू पर्सपेक्टिव भी आ गया होगा कि इतिहास को कैलकुलेट ऐसे भी किया जा सकता है कि एक तीर चलाना है, और एक तीर चला करके विभिन्न प्रकार के जो आपके निशाने हैं, जो आपके डिफरेंट टारगेट्स हैं, आप उनको क्या है, साधने की कोशिश करेंगे। तो बस इन्हीं सकारात्मक शब्दों के साथ हम आज की कक्षा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। ठीक है, इसका आनंद उठाना और इसके अंतर्गत या इसके बिहाफ पे आप अपने आप को जागरूक करके चलेंगे, ऐसी मेरी इच्छा है। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।